कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि डेथ इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सदगुरु, इफ़ यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट ना, दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी। डेथ तो एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए जो मर रहे होते हैं। हैप्पीनेस माइट किल यू। ओ माय गॉड, ये जब मैंने पढ़ा ना, मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। इसमें ऐसा दिखा है कि जो इंसान बहुत खुश होता है ना अपने लाइफ से, वो जल्दी मरता है। एक्चुअल में जो लोग बहुत ही यंग एज में जिनकी डेथ हुई है ना, उनका आत्मा ना बहुत ही वाइब्रेंट होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने आसपास के लोगों को, जहाँ पे वो रहता है या जहाँ पे वो रहा है, उन लोगों को ना वो कभी कभी फिज़िकल फॉर्म में तो दिख जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, यार वो मरने के बाद भी मुझे वो दिखा था, ये दिखा था। तो एक्चुअल में वो सब यू बुकिश पीपल, ऑल गुड। तो आज जिस बुक को हम इंसाइट देखने जा रहे हैं उसका नाम है डेथ बाय सदगुरु। इनका रियल नाम है जग्गी वासुदेव। ही इज़ अ वेल नोन मिस्टिक। मिस्टिक मतलब साधु। ही इज़ नोन वर्ल्ड वाइड फॉर ए स्पिरिचुअल लेसन्स, विजडम। ठीक है। और आप यूट्यूब जो देखते हो उनको तो पता ही होगा, इनके यूट्यूब पे हर बार आपके फीड्स पे इनके वीडियोस तो आते ही रहेंगे, आते ही रहते हैं। इस बुक में ना, ये बुक बहुत ही डीप, बहुत ही इंटेंस बुक है। जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ना, या जो स्पिरिचुअली रूटेड है, उनके लिए तो ये बुक बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा वो लोग जो जानना चाहते हैं कि डेथ एक्चुअली है ही क्या, या डेथ होती कैसी है, नॉट इन मेडिकल साइंस टर्म्स, उसके अलावा भी डेथ होती कैसी है, उसको तो ये बुक पढ़ना ही चाहिए। इसमें आपको प्रायर डेथ से लेके डेथ का फेस, पोस्ट डेथ रिचुअल्स, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ समाधीज, रीबर्थ या री इनकारनेशन कहते हैं ना, वो पास्ट लाइफ्स, घोस्ट, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक से पता चलने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम, वी शैल बिगिन फॉर इट। ठीक है, तो सेट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। ओके, सो जब हम पैदा होते हैं ना, उसके बाद से लेके अपने लाइफ में कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कंफर्म नहीं बता सकते कि ये होने वाली है या नहीं होने वाली है। लाइक आपका एक करियर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, आपको बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। और तो ऐसी कई सारी जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, ये इसके बारे में आप कंफर्म नहीं बता सकते कि ये होगी या नहीं होगी। लेकिन डेथ ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आप 1000%, 10,000%, जितने भी परसेंटेज लगा लो, वो कंफर्म होनी ही है। ठीक है। पैदा होते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं, और लास्ट में जो सबसे लास्ट काम हम क्या करते हैं, हम एक्सेल करते हैं। सो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन आर द टू इम्पॉर्टेंट साइड्स ऑफ द कॉइन, आप इसको कह सकते हो। ठीक है। अभी आप अपना नाक को पकड़ लो और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठ जाओ, तो क्या होगा कि लाइफ की, मतलब आपके बॉडी के अंदर होने वाला हर एक सेल है ना, लाइफ को डिमांड करेगा, या एयर डिमांड करेगा, हवा डिमांड करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि डेथ इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सदगुरु, इफ़ यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट ना, दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी। डेथ तो एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए जो मर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर द पर्सन हु इज़ डाइंग। हाँ, फैमिली के लिए थोड़ा सा ट्रैजिक होता है, बट उस पर्टिकुलर आत्मा के लिए ना, ये सबसे एन्जॉयबल मोमेंट होता है उसकी लाइफ का, क्योंकि दैट इज़ द एंड ऑफ हिज सफरिंग और हर सफरिंग। फिर एक नई लाइफ, एक न्यू जर्नी, एक नया एस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक है हाउ द ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ट। अभी इसको समझने के लिए ना, पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि द मैकेनिक्स ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ट। ठीक है। सो देर आर 5 इम्पॉर्टेंट कोशास। वन इज़ द अन्नमया कोशा, दूसरा मनोमया कोशा, तीसरा आपका प्राणमया कोशा, फोर्थ है विज्ञानमया कोशा,
और फिफ्थ है आनंदमया कोशा। कोशा मतलब एक लेयर समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहला लेयर देखते हैं अन्नमया कोशा। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अन्न का मतलब क्या है? फूड। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फूड बॉडी, क्योंकि जब आप पैदा होते हो ना, आपका वेट कितना होता है? 2.5 किलो 3 किलो, लेकिन आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो आपके फूड इंटेक पे डिपेंड करती है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फूड बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मनोमया कोशा, द सेकेंड मोस्ट लेयर। मनोमया कोशा मतलब क्या है? मन मतलब क्या है? माइंड। तो ये आपके बॉडी के जो भी मेंटल चीज़ें हैं ना, वो इसके अंडर आती है, जैसे कि आपका थिंकिंग या आपके इमोशंस, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड कम्स अंडर मनोमया कोशा। द थर्ड कोशा इज़ प्राणमया कोशा। प्राणमया कोशा इज़ द चार्जर ऑफ अन्नमया कोशा एंड मनोमया कोशा। ये चार्ज करता है इन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विज्ञानमया कोशा। विज्ञानमया कोशा मतलब नॉलेज, ठीक है, नॉलेज रिक्वायर्ड। और लास्ट है आनंदमया कोशा, लास्ट मोस्ट लेयर, फिफ्थ मोस्ट लेयर, ठीक है। वो है आनंदमया कोशा, इट इज़ हैप्पीनेस, ठीक है। तो और जब भी किसी भी इंसान की डेथ होती है ना, जो सबसे आउटर मोस्ट कोशा होता है ना, ठीक है, अन्नमया कोशा और कॉन्शियस पार्ट ऑफ द मनोमया कोशा, ये दो चीज़ें ही ख़त्म होती है। बाकी सारी चीज़ें तभी भी रहती है बॉडी में, बाकी सारे कोशास रहते हैं, ठीक है। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ पंचवायु या पंच प्राण भी कह सकते हो। टोटल देर आर 5 टाइप्स ऑफ पंचवायुस या पंच प्राण। सबसे पहला है समान वायु, नेक्स्ट है प्राण वायु, थर्ड मोस्ट है अपना उड़ान वायु, फोर्थ है अपान वायु और फिफ्थ है व्यान वायु, ठीक है। अब ये सारे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायुस है या प्राण्स है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका समान वायु। समान वायु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डाइजेशन प्रोसेस। जिसका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा है उसमें समान वायु बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन है। या आप कभी हिमालयाज़ में जाओगे ना, वहाँ पे जहाँ पे बर्फीला एरिया बहुत ज़्यादा है, लाइक तपोवन एंड उस सब जगह पे, वहाँ पे आप साधुस को देखोगे, अघोरीस को देखोगे, वो क्या करते हैं? कुछ बॉडी पे पहनते नहीं है, बाकी का जो टेम्परेचर है वो माइनस में होता है। वो सिर्फ एक धोती पहनेंगे, कुछ रुद्राक्ष माला पहनेंगे, सर पे कुछ ऐसा पहनेंगे, बस वही है उनका वो। तो उनको जहाँ ज़रा भी ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उनकी समान वायु अच्छी होती है, ठीक है। ना उनको ज़्यादा ठंड लगती है ना गर्मी रहती है। इट्स लाइक इंटरनल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन इतना अच्छे से रखते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो समान वायु का ये काम है। नेक्स्ट इज़ प्राण वायु। प्राण वायु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रेस्पिरेटरी एंड योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट है उड़ान वायु। उड़ान वायु मतलब क्या? उड़ान मतलब क्या? टू फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ान वायु करता है कि आपके बॉडी में ना बॉयंसी मेंटेन रखता है। इसकी वजह से आपका वेट अगर 70 kg 80 kg आपको फील नहीं होगा, आप फटाफट से उठोगे, भागोगे, सो जाओगे, कुछ भी करोगे। वो क्यों? वो उड़ान वायु के वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अपान वायु। अपान वायु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग योर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ द आउटकम ऑफ योर डाइजेशन नहीं है। एक्सक्रीशन मतलब सेल्स का, क्योंकि एवरी मोमेंट सेल्स में से ना काफ़ी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलती है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट इज़ आपका व्यान वायु। व्यान वायु क्या करता है? आपके बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ना बॉडी में, उसको एक साथ बांध के रखता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूवमेंट, ठीक है। तो टॉपिक है द सीक्वेंस ऑफ डेथ। अब डेथ होती कैसे है? कुछ लोग कहेंगे हार्ट फेलियर से, कुछ लोग कहेंगे कि अपना माइंड डेड होने से, ब्रीदिंग स्टॉप होने से। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि पर्सन मेडिकली डेड डिक्लेयर होता है, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद वो रिवाइव कर जाता है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जब तक जो 5 वायुज है ना, जो अभी मैंने लास्टली आपको एक्सप्लेन किए, समान वायु, प्राण वायु, उड़ान वायु, अपान वायु, व्यान वायु, जब तक ये सारे 5 के 5 वायु बॉडी से एग्जिट नहीं करते ना, आदमी डेड डिक्लेयर नहीं हो सकता है। एक मेरे को खुद को ही एक्सपीरियंस करने मिला था। मेरे फ्रेंड के डैड के साथ ऐसा हुआ था। उनको हार्ट अटैक आया था, तो हॉस्पिटल में उनको लेके जाना पड़ा। तो आई वॉज़ वन ऑफ इट, और मेरे 2-3 दोस्त थे जिन्होंने उनको गाड़ी में लेके हॉस्पिटल तक लेके गया। लकीली वो उस टाइम तक कॉन्शियस थे। जैसे ही गाड़ी में बैठे ना, गाड़ी जस्ट मूव की,
3-4 मिनट और वो अनकॉन्शियस हो गए। तो एक 10-15 मिनट लगा हमको उनको हॉस्पिटल में ले जाने में। हम 2-3 दोस्तों ने उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। मेरा फ्रेंड जिसके वो डैड थे वो ऑफिस से डायरेक्ट हॉस्पिटल में आया। तो हॉस्पिटल पहुंच के उनके ना काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह करवाए, ईसीजी करवाया एंड ऑल दैट थिंग। और फिर बाद में 1 घंटे बाद वो लोग बोल रहे कि ही इज़ डेड एंड ही वॉज डेड ऑन अराइवल। तो अभी दोस्त ने उसके फैमिली को इन्फॉर्म किया, उनके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया, उनके रिश्तेदार निकले। हमने भी डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट लिया। कुछ लोग हम लोग स्मशान में गए, वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट दिखा के रजिस्टर करवाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है उनको प्रिपेयर करने के लिए। फिर कुछ लोग मार्केट में जाके वो जो लास्ट राइट्स करने का जो सामान होता है ना वो ख़रीदने गए। और मेरा दोस्त 1-2 फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में ही था, उनके कुछ लास्ट पेपर वर्क्स कुछ प्रोसीजर चल रहे थे। तो डेथ डिक्लेयर करने के बाद ना 2 घंटे तक वो हॉस्पिटल में ही था। अब हुआ ये कि 2 घंटे बाद ना इन्होंने रिवाइव किया, इनको इनकी हार्ट बीट स्टार्ट हुई, इनको ब्रीदिंग हुआ। उतने में क्या हुआ कि 2 घंटा काफ़ी हो गया था। बहुत सारे रिश्तेदार आके जमा हो गए थे। कई सारे लोग वो सामान लेके उनके अर्थी बांधने लगे थे। जो लोग गांव से निकले थे ना उनको जब हम वो लोग भी निकल गए थे आने के लिए। तो बट इन्होंने बाद में रिवाइव किया। तो रिवाइव करने के बाद और 1-2 घंटे तक रखा था। तो तब तक ये सारा ड्रामा स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। तो जो लंबे से निकले थे ना उनको वापस से आधे रास्ते से जाना पड़ा था। और तो ये एक काफ़ी कॉमेडी टाइप भी था कि सब कुछ प्रिपरेशन चालू है और फिर बंदा खुद अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल से आ रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि खाली उस मोमेंट में ना उनका हार्ट डेड हुआ था, बट वो जो वायुज़ उनके बॉडी में थे ना वो तभी भी थे, उन्होंने एग्जिट नहीं मारी थी। ठीक है, तो फिर वो रिवाइव कर गए अपने आप ही। तो दिस इज़ द थिंग। और अभी इन वायुस करते क्या है ना ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? समान वायु। समान वायु क्या करता है? बॉडी में ना टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और ये बॉडी से एग्जिट कब करता है? आपका ब्रीदिंग स्टॉप होने के 20 मिनट बाद। इसी वजह से जब वो समान वायु एग्जिट करता है ना उसके बाद से बॉडी ठंडा होना चालू कर देती है। आपने देखा होगा डेड बॉडी ठंडी हो जाती है। ये समान वायु एग्जिट करता है, उसका काम है टेम्परेचर मेंटेन करना। तो वो एग्जिट होती है तो बॉडी ठंडा पड़ जाती है। नेक्स्ट है प्राण वायु। प्राण वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रेस्पिरेटरी एंड थॉट प्रोसेस। ठीक है, अब ये बॉडी से एग्जिट करता है अबाउट 48 to 90 मिनट्स में इफ़ इट इज़ अ नेचुरल डेथ। ठीक है, अगर अनटाइमली डेथ है तो फिर ये थोड़ा सा और टाइम लेता है उसको उसमें से निकलने के लिए। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट है अपना उड़ान वायु। उड़ान वायु क्या करता है? बॉडी में ना बॉयंसी मेंटेन रखता है। जब उड़ान वायु एग्जिट कर जाता है ना उसके बाद बॉडी हैवी हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद आदमी की बॉडी हैवी होती है। एक्चुअली वेट नहीं बढ़ता है, वो उड़ान वायु एग्जिट मारता है तो बॉडी में बॉयंसी ख़त्म हो जाती है, इसके वजह से वो वेट अपने को फील होता है। नेक्स्ट है अपना अपान वायु। ठीक है, अब अपान वायु रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के सेंसेस के लिए, इसलिए और ये बॉडी में से एग्जिट करता है कुछ आई थिंक 8 से 18 घंटों के बीच में। ठीक है, इसीलिए आपने कभी कभार देखा होगा कि बॉडी टोटली डेड है, कुछ मोमेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा ना फिंगर्स आपको हिलते हुए दिखेंगे एकदम ऐसे स्लाइड, क्योंकि वो अपान वायु एग्जिट हो रहा होता है। वो सेंसेस जो होता है ना सेंसेशन वो धीरे धीरे एग्जिट होता है। ठीक है, एंड द सबसे लास्ट मोस्ट टॉपिक है व्यान वायु। व्यान वायु सबसे लास्टली स्लोली एकदम लास्टली बॉडी से निकलता है और ऐसा कहते हैं कि वो 11 से 14 दिन भी लेता है कभी कभी बॉडी में से निकलने के लिए, इवन दो द पर्सन इज बर्नड आउट। ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डेथ। टॉपिक है द 7 चक्रास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अपने बॉडी में ना 7 चक्रास होते हैं, जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये 7 चक्र है। और इन 7 चक्रों में से ही अपना किसी तो एक चक्र में से ना अपना आत्मा एग्जिट मारता है। ठीक है, तो और किस चक्र से वो एग्जिट मारता है ये हम देखेंगे। और हमको ये भी पता चलने वाला है कि उसको डेथ कैसे होती है और उसका अगला जन्म क्या होगा, किस चक्र से निकलने के बाद कैसा होगा ना ये पता चलता है। तो अपना सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे है। अब जब भी इंसान की डेथ इस चक्र से होकर जाती है ना, इस चक्र से होती है, तो वो इंसान मरने से पहले ना यूरिनेट करता है या टॉयलेट जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि वो वॉशरूम गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, या वो टॉयलेट गए बाहर आए उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो जब ऐसा होता है ना समझ लेना कि उस आत्मा ने ना मूलाधार चक्र से एग्जिट मारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्वाधिष्ठान चक्र। ये अपने जो जेनेटिकल एरिया है ना वहाँ पे होता है। और
कोई भी आत्मा जब इस चक्र से एग्जिट लेता है ना, तो उसका जो नेक्स्ट जन्म होता है ना, वो बंदा ना काफ़ी क्रिएटिविटी लेके पैदा होता है। ठीक है, तो उसके बाद वाला है अपना मणिपुरा चक्र। और ये अपना जो नेवल वाला पार्ट है ना, उस पे वो वहाँ पे सिचुएटेड होता है। जब भी कोई आत्मा मणिपुरा चक्र से एग्जिट लेता है और वो जब वो रीबर्थ लेता है आत्मा, तो दैट पर्सन इज़ बॉर्न विद ग्रेट मैनेजमेंट स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ठीक है, ही कैन बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन इन हिज नेक्स्ट बर्थ। और नेक्स्ट इज़ अनाहता चक्र, जहाँ पे अपना रिब केज मिलता है ना, वहाँ पे ये चक्र सिचुएटेड है। द पर्सन लिविंग फ्रॉम दिस, द आत्मा लिविंग फ्रॉम दिस चक्र इज सेड टू बी रीबॉर्न। ठीक है, एज अ पोएट या एज अ म्यूज़िक या एज अ सिंगर या म्यूज़िक एक्सपर्ट या सिंगर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ विशुद्धि चक्र, जो यहाँ पे है अपने यहाँ पे सिचुएटेड है। और उसके बाद वाला भी चक्र, क्योंकि यहाँ से ना डेथ, इस चक्र से आत्मा को एग्जिट करना बहुत ही रेयर होता है। तो नेक्स्ट है अपना अग्नि चक्र। अग्नि चक्र यहाँ पे सिचुएटेड होता है बिटवीन आईब्रोज। अग्नि चक्र और विशुद्धि चक्र के इफेक्ट सेम होते हैं, इसलिए साथ में कंबाइन में मैं बताता हूँ। जो भी इंसान इन दो चक्र से एग्जिट लेता है, विशुद्धि चक्र एंड अग्नि चक्र, वो इंसान ना इन हिज नेक्स्ट जन्म इज बॉर्न विद ग्रेट सेंस ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग उसका बहुत अच्छा होता है और लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में ना उसका परसेप्शन बहुत अलग होता है दुनिया से। ठीक है, ये चीज़ है। लास्ट चक्र इज सहस्त्रहार चक्र, सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड। अब इस चक्र से वही लोग एग्जिट मार पाते हैं जिन्होंने डेथ को ना कॉन्शियसली अपने पास बुलाया होता है, लाइक साधुज, अघोरीज। ये सारे लोग ना इस चक्र से डेथ एग्जिट मारते हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्शियसली डेथ को बुलाया होता है। और जब भी वो डेथ होता है ना, उनके बाद अगर आप उनके सर को देखोगे ना, यहाँ पे कुछ तो ऐसा ना फिजिकल होल मिलेगा आपको। फिजिकल होल होता है यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड पे, वहाँ से उन्होंने एग्जिट मारी होती है। तो इट इज़ कॉल्ड सहस्त्रहार चक्र। तो दीज आर द 7 चक्रस ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेथ। टाइप्स ऑफ डेथ, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेथ। ठीक है, एक तो होती है नेचुरल डेथ जो बुढ़ापे में होती है। नेक्स्ट इज़ अनटाइमली डेथ, मतलब एज नहीं हुआ था उसका और वो बंदा या वो बंदी मर गई, दैट इज़ अनटाइमली डेथ। तीसरी है इच्छा मृत्यु डेथ, मतलब इच्छा मृत्यु डेथ, दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द पर्सन हु आर फ्रॉम द मिस्टिक वर्ल्ड। साधुज, अगोरीज, सन्यासीज, ये लोग ही कर सकते हैं क्योंकि दैट इज़ द कॉन्शियसली डाइंग। वो बुला लेते हैं डेथ को अपने पास। ठीक है, तो ये उनके लिए ही है। इसी में एक टॉपिक को मैं लेना चाहूँगा, सुइसाइड, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, बट ये नहीं करना चाहिए। तो क्यों करते हैं? एक्चुअली ये लोग करते हैं इस वजह से क्योंकि इनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो होती है ना, वो बहुत हाई होती है और उस अकॉर्डिंग चीज़ें होती नहीं होती है। ठीक है, होती नहीं है। ठीक है, और काफ़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं इनके। ये हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, ये लोग ना अपनी लाइफ को लेके जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो होते हैं टेम्पररी, तो उनको ना उन टेम्पररी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, इस वजह से वो लोग ये स्टेप उठाते हैं। या कभी कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है उस वजह से होता है, या कभी कभी इमोशनल इम्बैलेंस होता है, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इस वजह से होता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन। ठीक है, वो बैलेंस नहीं रख पाते अपने थॉट्स को, इन सारी चीज़ों के वजह से हो जाता है। लेकिन एक और ये भी बात भी है, जो लोग स्ट्रगलर्स होते हैं ना, जिनको फ़ाइट करने की आदत होती है, उनके लाइफ में 1000 प्रॉब्लम्स भी आएंगे ना, वो लोग फाइट करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, होप में जिएंगे कि कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, और एक दिन तो अच्छा होता ही है। बट ये फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए। जो लोग घर पे बैठ के बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ मैजिक हो, कई बार ऐसा होता भी है कुछ लोगों के साथ, हमने सुना है ऐसा, और कई बार नहीं भी हो सकता है। तो पर्सन हु इज सिटिंग आइडल डूइंग नथिंग इज हाईली ससेप्टेबल फॉर डाइंग। ठीक है, और फॉर कमिटिंग अ सुसाइड। ना नेक्स्ट टॉपिक है चीटिंग डेथ। कैन यू डू इट?
देखो, डेथ कैन बी पोस्टपोन्ड बट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, एक एग्जांपल बुक का ही लेते हैं, साईं बाबा। हम सब उनके भक्त हैं, बहुत सारे लोग तो उनके हैं, मैं तो हूँ। इन्होंने डेथ को पोस्टपोन किया था। कैसे? इनको ना अस्थमा हुआ था और बहुत ही सीवियर अटैक आया था। उनको पता था कि बस कुछ ही दिनों के बाद ही इज़ गोना डाई। तो वो क्या करते हैं, वो अपने भक्तों को बुला के ना उनको बोलते हैं कि मैं ना 3 दिनों के लिए ना समाधि में जा रहा हूँ और इन 3 दिनों तक ना मेरे बॉडी में ना कोई लाइफ नहीं रहेगी। ठीक है, नो ब्रीदिंग, नथिंग। बस आपको इन 3 दिनों तक ना मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। 3 दिन बाद आई रिटर्न बैक टू दिस बॉडी। ठीक है, और अगर 3 दिन तक वो उस बॉडी में नहीं लौटे ना, तो उन्होंने एक जगह बताई थी शिरडी में, वहाँ पे उनको जाके बरी करने बोला था। अगर 3 दिन में वो उन्होंने रिवाइव नहीं किया तो ऐसा उन्होंने उनके भक्तों को कहा था। तो तीसरा दिन भी आ गया, उन्होंने अभी तक रिवाइव नहीं किया। तो कुछ लोगों ने प्रिपरेशन चालू कर दिए थे, बट उनका एक भक्त था, उसको बहुत कॉन्फिडेंट था कि नहीं, बाबा रिटर्न आएंगे ही आएंगे। एंड 3 दिन बाद ना उन्होंने रिवाइव किया। ही केम बैक टू हिज बॉडी। उन्होंने क्या किया, देखो, समाधि स्टेट में जो भी जाते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, काल चक्र से बाहर निकलते हैं। जो टाइम साइकिल होता है ना, उसमें से बाहर निकल जाते। तो जब उनका डेथ का जो टाइमिंग आया था, जो वो योग बन के आया था, उसके पहले ही वो समाधि में जा चुके थे। तो जब डेथ आई, उसने देखा कि यार दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी डेड। ठीक है, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नॉट देयर इन द काल चक्र, और वो टाइम साइकिल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो वो डेथ वहाँ से आगे सरक गई। ठीक है, और फिर जैसे ही वो आगे सरकी, ही केम बैक टू हिज बॉडी। मतलब उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने डेथ को कंफ्यूज किया, डेथ को उन्होंने डॉज किया। ठीक है, और उसके बाद वो 32 ईयर्स तक जिए थे। तो दिस कैन बी डन, बट उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको योग करने पड़ेंगे, योगी बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने डेथ को चीट किया था, फिर वापस से वो 32 ईयर्स तक जिए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसमाइग्रेशन। इसको इंडिया में ना परकाया प्रवेशा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही हाइटेंड लेवल की टेक्निक है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ योगीज़ ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि अपना शरीर छोड़ के किसी भी फ्रेशली डेड बॉडी में अपने शरीर को, अपने आत्मा को एंटर करवाना। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन या परकाया प्रवेशा। ठीक है, ये कहते हैं कि शिव जी ने ऐसा किया था एक बार, और बट ऐसा करने के बाद लोग कहते हैं कि वो आत्मा ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाते थे। इसीलिए इस बुक में दिया है कि एट द एज ऑफ 32 ही वेंट अवे, ही पास्ड आउट। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन। टॉपिक है सीकिंग इमॉर्टैलिटी। जब भी वर्ड इमॉर्टैलिटी दिमाग में आता है ना, मुझे इस इंसान का चेहरा याद आता है। इसका नाम है ब्रायन जॉनसन। ये एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है और ही कॉल्स हिमसेल्फ एज अ बायो हैकर, और ही रन्स अ प्रोग्राम। ठीक है, जिसको उसने ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट नाम दिया है। उसमें वो एंटी एजिंग प्रोसेस पे काम कर रहा है। ही इज़ स्पेंडिंग अबाउट $2 million एनुअली ऑन हिज बॉडी, मतलब रफली 18 करोड़ पकड़ लो, वो अपने बॉडी पे स्पेंड करता है। दिन में 100+ टैबलेट्स खाता है वो, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स है और कुछ और सप्लीमेंट्स है, विटामिन्स है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ वो ना ऑक्सीजन कैप्सूल वाले बेड में सोता है। ठीक है, जिसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी कहते हैं, जो बहुत सारे चीज़ों के लिए होता है। बट इसका ऐसा क्लेम है कि एट द एज ऑफ 46 जब उसने ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट की, ऑक्सीजन बेड पे सोने की, उसके बाद से ना उसका बायोलॉजिकल एज है ना इज़ ऑफ अ 10-year-old चाइल्ड, ऐसा उसने क्लेम किया। उसने एक और चीज़ की थी कि उसने अपने लड़के का, जिसकी उम्र आई थिंक 19 साल है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया था, जो प्लाज्मा बोलते हैं ना, ट्रांसफ्यूजन, वो भी करके उसने देखा था। तो ही वॉन्ट्स टू हैक डेथ, ही कॉल्स हिमसेल्फ अ बायो हैकर। अब पता नहीं वो किस हद तक कर पाएगा, लेकिन इस बुक में ऐसा दिया है कि अगर आप वैसा कर भी लोगे ना, अभी कुछ लोग तो
उन्होंने ना डॉक्टर्स के साथ या लेबोरेटरीज के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एट द एज ऑफ 80 दे विल रिप्लेस देयर हार्ट, ठीक है, एट द एज ऑफ 85 दे विल रिप्लेस देयर किडनीज एंड दे विल लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे सदगुरु जी का ऐसा कहना है कि ऐसा करने से ना सिर्फ आप आउटर मोस्ट बॉडी को प्रिजर्व करके उसको रनिंग रखोगे, लेकिन अगर आपकी मेमोरी मतलब जो आपका प्रारब्ध कर्म है वो ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी बॉडी का करोगे क्या। अभी इस सिचुएशन में ऐसा है ना कि योर बॉडी इज़ द हार्डवेयर बट योर प्रारब्ध कर्मा इज़ द सॉफ्टवेयर। अगर आपका प्रारब्ध कर्म ही ख़त्म हो गया तो आप उस बॉडी का करोगे क्या। यू विल बिकम लाइक अ ज़ॉम्बी, यू विल बी पर्पसलेस, ठीक है। तो ये है, लेकिन अगर आपको ये करना भी चाहते हो तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर साधना भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब क्या, ब्लैक मैजिक सिंपली। अगर आपके ऊपर किसी ने भी ऐसा किया है, बेसिकली ऐसा करने का तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि वशीकरण हुआ, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, ठीक है, या करनी करते ना, वो सब लोग करते हैं। लेकिन आपको इसमें से एग्ज़िट लेना है तो आपको बेस्ट वे ये है कि आपको कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन सेंटर में जाके वहाँ पे एक स्पेस है कॉल्ड ध्यान लिंग, वहाँ पे जाके बैठना होगा। ध्यान लिंग में देर इज़ एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्रीज इन फ्रंट ऑफ ध्यान लिंग, वहाँ पे बैठो, या ध्यान लिंग के पीछे भी बैठ के आप वो कर सकते हैं। आपको बस बैठना है वहाँ पे और आपके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस सारे निकल जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि जब आप अप्रोच कर रहे हो ना उस ध्यान लिंग को, अबाउट 60 to 70 फीट भी आप उस डिस्टेंस में रहोगे, तभी से ये इन्फ्लुएंसेस उड़ने गायब हो जाएंगे। तो यू कैन गो देयर। वहाँ पे लिंग भैरवी भी है, अब उस स्पेस में भी बैठ सकते हो, वहाँ पे आप अभिषेक कर सकते हो टू गेट रिड ऑफ दिस इन्फ्लुएंसेस। या आप अपने घर में लिंग भैरवी यंत्र या लिंग भैरवी अभिघ्न यंत्र ये भी आप प्लेस कर सकते हो इस चीज़ों से, अगर आपको छुटकारा चाहिए तो। या तो फिर सबसे ईजीएस्ट वे तो सदगुरु ने कहा है कि ईशा फाउंडेशन में आओ, ध्यान लिंग में बैठो और गेट रिड ऑफ इट। नहीं तो फिर आप रिवर बाथिंग भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये देना है कि इट शुडंट बी अ पोल्यूटेड रिवर एंड इट शुड बी अ फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो वो जो भी क्लेश या वो जो भी करनी है ना वो वॉश आउट हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि रेन वाटर इज़ ऑल्सो गुड क्लेश नाशना, ठीक है। आप बारिश में भीग के भी वो वाइप ऑफ कर सकते हो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हैप्पीनेस माइट किल यू। ओ माय गॉड, ये जब मैंने पढ़ा ना मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। इसमें ऐसा दिखा है कि जो इंसान बहुत खुश होता है ना अपने लाइफ से वो जल्दी मरता है। एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना, आप उस टाइम पे ग्रीडी नहीं हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हो तब आप, या आपके पास बहुत पैसे आ रहे होते हैं, आपके मन का सब हो रहा होता है, तो आप दान धर्म करते हो, आप खुश हो। किसी ने आपको कुछ कह भी दिया तब भी आप अवॉइड करोगे, क्योंकि आप अंदर से इतने खुश हो ना, आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उसने जो आपको कमेंट किया है उस बात पे। इसके अलावा इस बुक में रेफरेंस उस आदमी का दिया है जो कि बहुत ही बोलते ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है, अपनी मेहनत से पढ़ाई करता है, अपना अच्छा करियर बनाता है, शादी करता है, कुछ टाइम बाद बच्चे पैदा करता है। अब वो उस बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उनकी पढ़ाई करता है, उनको उनका अच्छा करियर करवाता है, उनकी शादी करवाता है। और जब वो ओल्ड एज में आता है ना, वो अपने लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करके ये कहता है, यार आई हैव सीन माई लाइफ, आई हैव डन इट ऑल, मैंने सब कुछ किया है, अब इट्स टाइम फॉर मी टू गो, ठीक है ना। मतलब वो इतना खुश होता है अपने आप से कि उसने कुछ ना होते हुए बहुत कुछ क्रिएट कर दिया है, एंड he has seen life, he has enjoyed it, he has been a good father, he has been a good husband, he has been a good good son, ठीक है। एंड उस टाइम पे इंसान सोचता है कि यार बस आई हैव डन ऑल माई ड्यूटीज़, माई फैमिली इज़ हैप्पी, नाउ आई कैन हैप्पीली गो। तो द जॉय प्रिपेयर्स यू फॉर योर डेथ, ठीक है ना। कुछ लोग इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत स्ट्रगल करके एक लेवल तक सक्सेसफुल हो जाते हैं, पैसा आता है, सब आता है, और कुछ ही टाइम बाद ना वो मर जाते हैं। एक्चुअली दे सिग्नल देमसेल्व्स। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट भी दिया है सदगुरु ने कि अ मैन हु इज़ रेडी टू डाई व्हेन एवरीथिंग इज़ वेल इज़ अ मैन हु हैज़ सीन लाइफ, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग।
नेक्स्ट टॉपिक मैं इसमें लेता हूँ द लेइंग आउट ऑफ द बॉडी। जब भी इंसान मरता है ना और उसको जब सुलाते हैं तो उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सुलाना चाहिए विद द हेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई इंसान मरता है ना, मरने से पहले बस यही सोचता होता है कि दिस इज़ हिज बॉडी। तो जब वो आत्मा उस बॉडी से बाहर निकलता है ना, वो अगर उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ना रखा जाए ना, तो वो इस बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि उसकी बॉडी है, सो ही नीड्स टू बी देयर। ठीक है, वो आसपास के लोगों से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ना वो किसी को दिखाई देता है ना सुनाई देता है। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखना बहुत ही ज़रूरी है विद द हेड एट द नॉर्थ। ठीक है, वरना अगर वो ना रखा और वो बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा ना, तो इट कैन बी डेंजरस फॉर द पीपल अराउंड। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में विद द हेड एट द नॉर्थ रखो, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और फिर बाद में अगर उस डायरेक्शन में रखा है ना, तो वो आत्मा अपने आप ही ना उस बॉडी से दूर हो जाता है, वो पास पहुंच ही नहीं पाता है, वो सेंस कर लेता है कि इट इज़ अनसेफ फॉर हिम टू रीच देयर। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। अपना टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा है जो बहुत ही जल्दी एक्सपायर होगा या 10 साल बाद 15 साल बाद, तो ऑर्गन डोनेशन ज़रूर करो, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट थिंग अ डेड मैन कैन गिव अ हैंडफुल ऑफ पीपल, जिससे और लाइफ्स आगे बढ़ सकती है। जैसे कि अगर आप आँख डोनेट कर रहे हो तो आप दो अंधे लोगों की हेल्प कर रहे हो। आप हार्ट डोनेट कर सकते हो, आप किडनी लीवर जो भी करना चाह रहे हो आप वो कर सकते हो, क्योंकि जाते जाते तो एटलीस्ट कुछ अच्छे काम करो। अगर आपने पूरी ज़िंदगी नहीं की है तो, मतलब जस्ट ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ मैं, दिल पे नहीं लेना। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, ऑर्गन डोनेशन कैन बी डन। आगे कुछ लोगों को काम आएगा ना यार। ठीक है, आपको पुण्य मिलेगा, आपके फैमिली को अच्छा पुण्य मिलेगा उसका, तो करो। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा शरीर ही डोनेट कर देते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस। लेकिन इस चीज़ में ध्यान देना है कि जो भी रिसर्च के लिए इसको यूज़ कर रहा है ना, वो इस बॉडी को 14 डेज़ बाद ही कट करे। उसके पहले अगर कट करेगा तो जो उसको काट रहा है ना, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वाई आर आफ्टर डेथ रिचुअल्स नीडेड, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। आफ्टर डेथ रिचुअल्स इज़ very much important for the person departing as well as the person he is leaving behind। ठीक है, उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि अगर उसके रिचुअल्स अच्छे से परफॉर्म नहीं किए तो हो सकता है कि ही कैन रिटर्न टू हिज फैमिली। और परेशान मतलब क्या ना, वो एटमॉस्फेयर ख़राब कर सकते हैं, वो साइकोलॉजिकली आपको ट्रबल कर सकते हैं। और मेजरली वो लोग ना अडोलसेंट्स पे ज़्यादा हावी होता है। ठीक है, अडोलसेंट मतलब चिल्ड्रन बिटवीन 11 to 20 ईयर्स ऑफ एज एंड specifically a girl child। ठीक है, so this can be done, so it's better to perform all the rituals in a very nice way। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर गोस्ट। क्या किसी ने देखा है? आपने देखा है? आप में से किसी ने भी देखा है? इसमें आपको पता चलेगा कि व्हाट आर गोस्ट, कौन गोस्ट बनता है। गोस्ट वो नहीं है जो आप हॉलीवुड के फिल्मों में देखते हो। ठीक है, वो तो बस एक फिक्शन है, डिज़ायर है लोगों का, लोगों को एंटरटेन करने के लिए उस तरीके के गोस्ट बनाए गए हैं, जिनके यहाँ पे ऐसा कट होता है, जिनकी आँख नहीं होती है, दांत ऐसे बाहर आ रहे होते हैं, खून लगा होता है एंड ऑल दैट थिंग्स। रियल में एक्चुअल में गोस्ट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा कब हो सकता है, जब कोई इंसान ना बहुत ही भयानक एक्सीडेंट से मरा हो। ठीक है, तब ऐसा आपको देखने मिलेगा कि जैसे वो लास्ट में वो मरा होता है ना, जो बॉडी का हाल होता है, उस केस में ऐसा हो सकता है, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है। और ये लोग कौन होते हैं, कौन गोस्ट बनता है? गोस्ट वही आत्मा बनता है जिसकी अनटाइमली डेथ होती है, जिसका बहुत सारा प्रारब्ध यूटिलाइज होना बाकी होता है, वो बनता है घोस्ट। और लेकिन उनके पास ना कोई कॉन्शियस इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं होता है, बस खाली उनकी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी ही अलाइव होती है। वो लोग आपको ना फिजिकली देख भी नहीं पाते। अगर वो आपके यहाँ पे बैठा ना, वो आपको देख ही नहीं पाएगा, बस आपकी जो एनर्जी है ना, वो सेंस कर पाएगा। ठीक है, और ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग बहुत ही यंग एज में जिनकी डेथ हुई है ना, उनका आत्मा ना बहुत ही वाइब्रेंट होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने आसपास के लोगों को, जहाँ पे वो रहता है या जहाँ पे वो रहा है,
उन लोगों को ना वो कभी कभी फिज़िकल फॉर्म में भी दिख जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना यार वो मरने के बाद भी मुझे वो दिखा था, ये दिखा था, तो एक्चुअल में वो दिख सकता है। ठीक है, पीपल पर या जो सोल विच हैज़ डाइड, जिसके पास माइल्ड एनर्जी है, अगर वो अननोइंगली आपके कांटेक्ट में आता है ना, तो फिर आपके साथ क्या होगा। आपने देखा है कभी कभी आप कोई हॉन्टेड जगह पे जाते हो और आप फिट हो, फाइन हो, अचानक से आपको बुखार चढ़ जाता है, ठीक है, या अचानक से आपको आपका सर पकड़ लेता है। ठीक है, एक्चुअल में वो आपके सर पे आके बैठा नहीं होता है, बस वो आपके एटमॉस्फेयर में आपके आसपास होता है, इसके लिए आपके साथ ऐसा होता है। और देन कम्स द लास्ट वन, पीपल विथ मीक एनर्जी। मीक मतलब लेस देन माइल्ड। ये लोग आपको कभी आसपास होके भी ट्रबल नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू आर हाईली वल्नरेबल टू देम। ठीक है, तो ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में लेता हूँ, कैन दिस गोस्ट ट्रबल अस। देखो, दिस गोस्ट कैन ट्रबल यू बट नॉट डायरेक्टली, इन एन इनडायरेक्ट फॉर्म। सपोज इफ़ यू आर पोसेस्ड, या आपके शरीर में घुस चुका है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो चलती ट्रेन के सामने आके खड़ा हो जाएगा, किसी की गाड़ी के सामने आके लेट जाएगा। होगा ये कि वो तो मरेगा नहीं, क्योंकि वो तो बस एनर्जी है, मरोगे आप। तो वो ऐसा कर सकता है। या तो फिर अगर वो किसी और को पोसेस कर रहा है, जब वो या आत्मा किसी को भी ऐसे, या भूत प्रेत जब किसी को पोसेस कर लेते हैं ना, तो उसके मेंटल इंटेलेक्ट को ना हैक कर लेते हैं। वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो ऐसे ही किसी को भी प्रोसेस करके आपको चाकू से मार सकता है, ठीक है, या आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा सकता है। तो दिस आर द टू वेज दिस बीइंग कैन हार्म यू। अभी इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये किसी को भी नहीं पकड़ दे, या तो फिर इनका आपके साथ ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, ब्लड कनेक्शन, या आपके और उस मरे हुए आत्मा के जो भूत आप बोल रहे हो ना, उसका कर्मा सेम होना चाहिए, तो ही वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरी चीज़ है कि आपको मरे हुए इंसान के कपड़े नहीं पहनने हैं, उसकी अंगूठी नहीं पहननी है। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल कुछ लोग है ना अपने अंगूठे में रिंग पहनते हैं, इसमें नहीं पहनना है आपको। ये तो जो ब्लैक आर्ट करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोग करते हैं, क्योंकि उनके लिए इजी पड़ता है। क्योंकि जब आप अंगूठे में रिंग पहनते हो ना, यू आर ड्राइंग सम बैड एनर्जीज टुवर्ड्स यू विच यू कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, इसीलिए ब्लैक मैजिक वाले करते हैं, क्योंकि उनको तो आत्माओं को बुलाना ही होता है। ठीक है, सो डोंट डू इट। इसके अलावा आप कोई रुद्राक्ष माला पहन सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष भी चलेगा, या पूरा रुद्राक्ष की सिद्ध माला आती है जिसमें 1 से लेके 21 रुद्राक्ष होते हैं, वो आप पहन सकते हो। यार तो फिर आप लिंग भैरवी पेंडेंट भी पहन सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द वे यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज बींग्स, बट येस दे सर्वाइव, गोस्ट डू सर्वाइव। एक चीज़ आप क्या कर सकते हो ना, कि आप कोई भी पूजा करवा सकते हो। ठीक है, अब जनरली ऐसे लोग क्यों वापस आते हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उनकी इच्छा या उनका कोई ना कोई ऐसा कर्म अधूरा होता है जो वो इंटेंशनली ना प्रीडोमिनेंटली उनके माइंड में स्टिक होता है कि वो उनको करना ही है, वो नहीं कर पाते, वो पूरा नहीं हो पाता है। इसके वजह से भी ये आत्मा ना कभी कभी एग्ज़िट नहीं ले पाता है। स्पेशली वो लोग जो सुसाइड करके मरते हैं, जिनका एक्सीडेंट होता है, या कोई बीमारी से मरते हैं, जिनका प्रारब्ध बचा होता है ना, उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं अधूरी रहती है, इसीलिए वो इस कॉस्मोस से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, या यहाँ से ना एग्ज़िट ही नहीं लेना चाहते। उनका आत्मा ना तड़पता रहता है, मरता रहता है वो, इसीलिए कभी कभी अपने इमीडिएट फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कैन बी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, ये मतलब आपके सक्सेस में बाधा आ सकती है, या आपके अगर ग्रोइंग एज में आपके चिल्ड्रंस है तो हो सकता है कि दे माइट गेट डाइवर्टेड टू ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट, ये सब भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी आपके फैमिली में कोई भी ऐसा है जिसकी अनटाइमली डेथ हुए, उसके लिए कुछ ना कुछ पूजा करवानी पड़ती है। जैसे कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर में जाओगे, वहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। अभी पिंड होता है, 3 अलग अलग टाइप के पिंड्स होते हैं। ईच एंड एवरी पिंड इज़ डेडिकेटेड फॉर अ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, एक पिंड है जो, अगर आपके 3 पिंड में से उसमें एक पिंड ऐसा होता है कि अगर आपके फैमिली में जिसने बहुत ही यंग एज में डेथ होती है उसके लिए होता है। नेक्स्ट पिंड इसके लिए होता है कि जो मिडिल एज में जिसकी डेथ होती है 30 to 40 के बीच में, उसके लिए होती है। और लास्ट जो एक पिंड होता है ना, उसमें वो होता है कि कोई बुढ़ापे में अगर मरता है लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं रह जाती है,
उसके लिए होता है। तो ऐसे कुछ कुछ पूजाज आप करके ना आप उन आत्माओं से मुक्ति ले सकते हो। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहाँ पे जाके ये करवा सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द थिंग हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ इट। एक्सप्लोरिंग पास्ट लाइव्स, आप में से कितने लोग हैं जिनको जानना है कि वो पास्ट लाइफ में क्या थे? कोई है? मत जानने की कोशिश करो, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए तो आप देखो ना, इंसान का जो बिहेवियर होता है ना, कुछ कुछ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हम अपने पास्ट लाइफ से लेते हैं। इमोशंस हो गए या अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, वो बिल्कुल हम पास्ट लाइफ से लेते हैं, बस हम अपनी पास्ट लाइफ मेमोरी नहीं लेके आते। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको याद आ जाएगा ना कि आप अपने पास्ट लाइफ में क्या थे, या आपके आसपास के लोग आपके पास्ट लाइफ के क्या थे, तो आप उस हिसाब से उनसे बिहेव करोगे। अगर आपको पता चला कि आपका सगा भाई आपके लास्ट जन्म में आपका कोई दुश्मन था, तो हो सकता है कि आपका वो रिसेंटमेंट जाग जाए और आप इस जन्म में अपने भाई को परेशान करो। ठीक है, जो कि इस जन्म में तो आपका उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अच्छी जम रही है उसके साथ, लेकिन अगर आपको याद आ गया तो आप हो सकते हो कि उस जन्म का बदला उसके साथ लो। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो मेमोरी होती है ना पास्ट लाइफ की, वो हमारे साथ आती नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आती हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको पता चल जाए कि आपका जो नेबर है उसके पास अगर कोई कुत्ता है, वो आपका लास्ट जन्म में आपका हस्बैंड था, तो आप क्या करोगे? आप उसको जाके किस करोगे या आप उसको पत्थर फेंक के मारोगे? ठीक है, आप दोनों भी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस कुत्ते को तो पता नहीं है ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सेकेंडली, अगर आप उस पर पत्थर मारोगे तो आपका उस नेबर के साथ पंगा हो सकता है, और अगर आप उसको किस करोगे तो आपका उस डॉग के साथ पंगा हो सकता है। ठीक है, तो नहीं करना चाहिए। पास्ट लाइफ में झाँको मत, नहीं देख पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। कुछ कुछ साधुस, कुछ योगीज़ है जो आपको शायद बता पाए आपके, लेकिन उनको रीच आउट करना उतना ही मुश्किल है, वो क्या आपके आसपास नहीं रहते हैं, तो मत करो। और क्या होता है ना, कभी कभी इंसान, अगर मान लो आपको इसी लाइफ का, जब से आप पैदा हुए हो टिल द प्रेजेंट डे, हर एक अच्छी बुरी चीज़ आपको याद आ जाए, तो आप क्या जी पाओगे? अच्छी चीज़ आई तो ठीक है, आपके साथ जो जो बुरा हुआ है वो सब आपको याद आ जाए, कि आपको स्कूल में टीचर ने कैसे परेशान किया था, आपके दोस्तों ने आपकी कैसे इंसल्ट की थी, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से आप बहुत एम्बेरस फील हुए थे, ये सारी चीज़ें अगर आपको बर्थ लेने से लेके आज तक याद आ जाए, तो आप अपने प्रेजेंट के साथ बहुत बड़ा फकअप मारोगे, और उसकी वजह से प्रेजेंट अच्छे से जी नहीं पाओगे, तो आपका फ्यूचर भी ख़राब होगा। तो मत करो ना, क्यों? इट्स नॉट गुड, नॉट हेल्दी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कपल्स फॉर लाइफ टाइम। अभी कभी कभार ना, आपको पता है 1970s और 80s में एक डायलॉग फेमस हुआ था कि मुझे जन्म जन्म तक यही साथी चाहिए, या मुझे 7 जन्म तक आपका साथ ही चाहिए, लाइक दैट। तो इसमें ऐसा ही एक पैराग्राफ था, मैंने सोचा कि शेयर कर लेता हूँ। नेसेसरी नहीं है कि हर एक केस में ऐसा हो कि 7 जन्मों का रिश्ता हो, कभी कभी 2 जन्मों का होता है, 3 जन्मों का होता है, बहुत रेयर केस में होता भी है 7 जन्म का। लेकिन वो कभी पॉसिबल होता है कि जब उनकी शादी हो रही होती है ना, और शादी करवाने वाला पंडित कुछ बहुत ही पावरफुल मंत्रस यूज़ करके 2 सोल्स को जोड़ता है ना, उस टाइम पे ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके लाइफ में, इस प्रेजेंट जन्म में आपके लाइफ में कोई गुरु है, मतलब स्पिरिचुअल गुरु, धर्म गुरु की मैं बात कर रहा हूँ सॉरी, तो अगर ऐसा कोई भी गुरु आज आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, तो 1000% यही गुरु ना आपके लाइफ में, आपके पिछले कोई तो जन्म में आपके लाइफ में आया था, इसी वजह से इसी जन्म में वो गुरु आपके लाइफ में रिटर्न आया है। ये तो हाईलाइटेड पैराग्राफ है इस बुक का। ठीक है, तो अगर आपके लाइफ में गुरु है, कोई भी गुरु, धर्म गुरु स्पेसिफिकली, उसका आपके साथ का इस जन्म का नहीं, पिछले कई या कोई एक जन्म का कनेक्शन 100% होता ही है। ठीक है, तो ये था मेरा एक क्विक इंसाइट ऑन द बुक डेथ बाय सदगुरु। क्विक इंसाइट नहीं बोल सकता, आई नो कि वीडियो काफ़ी बड़ा बना है, मेरे को नहीं पता कितना, मैं देखूंगा बाद में। बट इफ़ यू हैव स्टेड मी in this video up till this moment, I thank you from the bottom of my heart. I am definitely sure कि this has been a great learning experience for you. If you want to get more deeper insight into it, I would suggest you to purchase this book. ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो मैंने इसमें टच नहीं किए, मुझे लगा कि शायद बोरिंग हो सकता है, तो आप
प्लीज़ इसको ख़रीदो, मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे इसको ख़रीद के इसको प्रमोट करने के, बट स्टिल आई एम डूइंग इट, ठीक है। सो अगर आप रेगुलर हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगले इनसाइड में। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे काम, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।